आपकी क्लास से मेरी क्लास है। अच्छा मैं तो सामान इधर रखा नीचे आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आपका चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 293 उसका क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लो। थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं करवाती हूँ। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपके पास ये टेबल है, इसका जो कॉलम 1 है इसमें सैलरीज गिवन है और जो कॉलम 2 है इसमें उन सैलरीज की फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है कॉलम 2 में। अगर सैलरी 3000 है तो कितने वर्कर्स की सैलरी 3000 है? 16 वर्कर्स की सैलरी 3000 है। ऐसे ही 4000 कितने वर्कर्स की सैलरी है? 12 वर्कर्स की सैलरी। मतलब जो 4000 की फ्रीक्वेंसी है, 4000 कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंट है वो, कितने लोगों की, कितने वर्कर्स की वो सैलरी है, 12 नंबर ऑफ वर्कर्स की 4000 रुपीज सैलरी है। आपको क्या निकालना है? आपको मीन निकालना है इस सैलरी का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बताया था, उसकी फॉर्मूला बताई थी मीन की कि हम कैसे निकालते हैं। फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार जो होता है, जो मीन होता है या एवरेज होता है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ith एंट्री, where I runs from 1 to n divided by summation of fi I is equal to 1 where I runs from 1 to n। तो ये जो एक्स आई है ये क्या है हमारा? ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और एफ क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। इसमें जो आपका पहला कॉलम रहेगा टेबल का वो सैलरी रहेगा, वो सेम रहेगा। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स भी सेम रहेगा। तीसरा कॉलम आप इसमें बनाओगे एफ आई एक्स आई का। यहाँ पर जो एक्स आई है वो आपकी सैलरी है, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है, तो वो एफ आई हो जाएगा। एक्स आई और एफ आई को इंटू करके जो वैल्यूज आ जाएगी वो आप थर्ड कॉलम में लिखोगे। मतलब 3000 इंटू 16 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप थर्ड कॉलम में लिखोगे। तो आप क्या करोगे? आप टेबल ड्रॉ करोगे। टेबल का फर्स्ट कॉलम आपकी सैलरी रहेगा, सैलरी इन रुपीज ब्रैकेट में एक्स आई लिखोगे आप, क्योंकि ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स सेकंड कॉलम में आ जाएगा, उसके ब्रैकेट में आप एफ आई लिखोगे क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। थर्ड कॉलम में आप क्या लिखोगे? थर्ड कॉलम में आप लिखोगे एफ आई इंटू एक्स आई। ये जो सैलरी है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ वर्कर्स से, तो आपके थर्ड कॉलम की वैल्यूज आ जाएगी। ये आपका ऐसे आ जाएगा टेबल। ये आपकी सैलरी है,
सैलरी को आपने डिनोट किया XI से, क्यों? क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ वर्कर्स FI, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको डिनोट करोगे FI से। थर्ड कॉलम आप बनाओगे FI XI का, फ्रीक्वेंसी और सैलरी को आप मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स और सैलरी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके थर्ड कॉलम के वैल्यूज आ जाएंगे। 3000 इंटू 16 आ जाएगा 48,000, 4000 इंटू 12 आ जाएगा 48,000, ऐसे ही बाकी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है ये कितने हैं? ये 60 है। लास्ट में आप एक रो ऐड करोगे इसमें, जिसमें आप टोटल लिख दोगे। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स 60 है। ये जो 60 है ये क्या है? ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करा है तो हमारा 60 आ गया। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? समेशन FI से। थर्ड कॉलम जो हमारा है वो क्या है? वो FI XI है। जब आप इसका टोटल करोगे वो क्या आ जाएगा? FI XI का समेशन। तो इसका समेशन क्या आ जाएगा? थर्ड कॉलम को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 3,05,000। तो ये आप एक रो ऐड करोगे टोटल, यहाँ पे समेशन FI आएगा, फ्रीक्वेंसी का समेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स का समेशन 60 होता है, फिर FI XI का समेशन 3,05,000 आएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास मीन की क्या मैंने आपको कही? मीन की जो फॉर्मूला होती है फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होती है? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। यहाँ पे डिनोमिनेटर में किसका समेशन आएगा? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है? 60 है, तो डिनोमिनेटर में आप 60 लिखोगे। न्यूमरेटर में किसका समेशन है? कॉलम थर्ड का समेशन है। कॉलम थर्ड हमारे पास क्या थी? FI XI, ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी की हमने कॉलम थर्ड बनाई थी, उनका समेशन हमारे पास 3,05,000 आया, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3,05,000। 3,05,000 को आप डिवाइड करोगे 60 से तो 5083.33 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपली आपको क्या करना है, सैलरी और नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करके आपकी थर्ड कॉलम आ जाएगी और फिर आपको मीन की फॉर्मूला लगानी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब जो आपका चैप्टर रहता है, एक आपका सर्कल्स कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया। अब आपका रहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपका चैप्टर 12 है, पेज नंबर 226। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है टोटल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द एरिया ऑफ all of the outside surfaces of a three-dimensional object। अगर हम कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्यूब है हमारे पास, क्यूबाइड है हमारे पास, स्फीयर है हमारे पास, ऐसे सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, तो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा? जो उन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की आउटसाइड सरफेसेस होगी, उन सारी आउटसाइड सरफेसेस का जब हम एरिया लेंगे तो वो हमारा सरफेस एरिया होगा। इसी तरह से है एक और टर्म वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज ऑल ऑफ द स्पेस इनसाइड अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन है, या स्फीयर है, या कोई और हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है
जो भी उसके अंदर की स्पेस होगी, उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर की एक तो आपको क्यूबाइड पढ़ना है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट सर्क्यूलर, सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट सर्क्यूलर, कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है जिनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हमारे पास और 2 टर्म्स है, एक है टोटल सरफेस एरिया और एक टर्म है हमारे पास लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया is the area of all the surfaces including the bases. For example, हमारे पास क्यूबाइड है, जब हम क्यूबाइड के सारे फेसेस का एरिया कंसिडर करेंगे, टॉप और बेस का भी एरिया हम कंसिडर करेंगे। एक तो सारे फेसेस का एरिया हम कंसिडर करेंगे और टॉप और बेस का भी हम एरिया कंसिडर करेंगे, तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्यूबाइड है। अगर आप उसके सारे फेसेस का एरिया कंसिडर करोगे एक्सेप्ट टॉप एंड बेस, टॉप और बेस का एरिया आप कंसिडर नहीं करोगे, 2 सरफेसेस का एरिया आप कंसिडर नहीं करोगे। किन 2 सरफेसेस का एरिया? टॉप और बेस का। तो वो हमारा आ जाता है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो जो हमें अपनी पहली 3 डायमेंशनल शेप पढ़नी है वो है क्यूबाइड। क्यूबाइड की शेप कैसे होती है? क्यूबाइड की जो आउटर सरफेस होती है वो बनी होती है 6 रेक्टेंगल से। ये हमारा ऐसे क्यूबाइड बन जाता है। ये हमारे क्यूबाइड की लेंथ होती है, ये इसकी विड्थ होती है और ये इसकी हाइट होती है। क्यूबाइड के 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्यूबाइड की जो आउटर सरफेस होती है वो किससे बनी होती है? वो 6 रेक्टेंगल से बनी होती है, जिन्हें हम रेक्टेंगुलर रीजन्स कहते हैं। और उन रेक्टेंगल फेसेस जो होते हैं, जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं या रेक्टेंगल रीजन्स आपको हो, उन्हें हम कहते हैं फेसेस ऑफ द क्यूबाइड। ये जो 6 रेक्टेंगल्स है इन्हें हम कहेंगे फेसेस ऑफ द क्यूबाइड। 2, एक टॉप पर एक बेस पर आ जाएगा और 4 साइड्स पर आ जाएगी, तो इन्हें हम कहेंगे फेसेस ऑफ द क्यूबाइड। तो अगर हमें आउटर सरफेस ऑफ क्यूबाइड कवर करनी है, हमें कितने रेक्टेंगल चाहिए? 6 रेक्टेंगल चाहिए। इसी तरह से हमारा क्यूब होता है। क्यूब एक क्यूबाइड ही होता है, लेकिन जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होती है।
अगर हम लेंथ, विड्थ और हाइट क्यूबाइड की इक्वल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो क्यूबाइड बन जाएगा। और जो हमारा क्यूबाइड होता है वो किसका बना होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हाइट और विड्थ तो सेम रहती है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। जो कर्व सरफेस एरिया, अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड का और क्यूब का कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें लेना है। तो जो हमारा क्यूबाइड है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2h इंटू एल प्लस बी, ट्वाइस हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसमें हम टॉप और बेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप और बेस को इंक्लूड करते हैं तो एरिया आ जाएगा ट्वाइस लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इसी तरह से क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4a² होता है। 4a², 4 साइड्स हमने 4 ही कंसिडर करे, टॉप और बेस को हमने एक्सक्लूड करा तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6a² आ जाएगा। 6 क्यों, क्योंकि हमने क्यूब की 6 के 6 साइड्स कंसिडर करे, एक तो चारों फेसेस और टॉप और बेस हमने इसमें कंसिडर करे। तो अगर हमें क्यूबाइड बनाना होगा, हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए 6 रेक्टेंगल चाहिए, है ना। ये आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपकी बुक पर। ये सबसे पहले हमने क्यूबाइड का बॉटम लिया। हर एक फेस क्यूबाइड का रेक्टेंगल से बना होता है तो हमने बॉटम लिया। फिर हमने और 2 फेसेस लिए और 2 रेक्टेंगल्स लिए। उसके बाद हमने और 2 रेक्टेंगल्स लिए तो हमारे पास बॉटम भी आ गया और 4 जो उसके फेसेस है वो भी आ गए। तो अगर अब हम इस क्यूबाइड को खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1 2 3 4 5 साइड्स आ गए। फिलहाल हमने अभी टॉप को कवर नहीं किया और जब हम टॉप को कवर करेंगे तो हमारे पास 6 रेक्टेंगल भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 रेक्टेंगल्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन्स और फेसेस ऑफ अ क्यूबाइड। आपको पता है अगर हमें एरिया एक रेक्टेंगल का निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर भी हमने सेम करा और हमारे पास आ गया एरिया किसका, पूरे की पूरे क्यूबाइड का। एक तो हमने लिया लेटरल सरफेस एरिया जिसमें हमने टॉप और बेस को कंसिडर नहीं किया और हमने लिया कर्व सरफेस एरिया जिसमें हमने एक तो हमने कर्व सरफेस एरिया लिया जिसमें हमने टॉप और बेस को कंसिडर नहीं करा, टॉप और बेस के एरिया को कंसिडर नहीं करा। और हमने लिया टोटल सरफेस एरिया जिसमें हमने टॉप और बेस के एरियाज को भी कंसिडर करा। तो अगर हम रेक्टेंगल 1 लेंगे, रेक्टेंगल 1 कौन सा है, यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसकी लेंथ है और जो इसकी ब्रेथ है इसको हमने डिनोट करा है एच से। जब आप एक क्यूबाइड बनाओगे, पूरा का पूरा क्यूबाइड जब आप बनाते हो तो ये उसकी हाइट हो जाएगी तब, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे एच से डिनोट करा है। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। और जब आप इन सब को ऐड करोगे
तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ट्वाइस लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख लो। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। हमें क्या बनाना है, हमें एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है और उस प्लास्टिक बॉक्स की हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। उसकी लेंथ 1.5 मीटर्स है, उसकी विड्थ 1.25 मीटर्स है और उसकी जो हाइट है, जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है 65 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक क्यूबाइड बन जाएगा। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ये ऊपर टॉप में खुला होगा, ठीक। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन, थिकनेस को हमें इग्नोर करना है और हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें एरिया ऑफ शीट निकालना है और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट कितना है 20, तो जो हमारा एरिया आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, उसका हमें कॉस्ट डिटरमिन करना है। कैसे करेंगे हम, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका क्यूबाइड है। क्यूबाइड में क्या है, इसका जो टॉप है ये ओपन है, लेंथ 1.5 मीटर है, ब्रेथ 1.25 मीटर है और हाइट 65 सेंटीमीटर है। लेंथ और विड्थ आपकी मीटर्स में गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप हाइट को सेंटीमीटर से कन्वर्ट करके मीटर्स में चेंज करोगे। तो लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ यहाँ पर गिवन है 1.5 मीटर, विड्थ कितनी गिवन है 1.25 मीटर, हाइट कितनी गिवन है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर उसको हम चेंज करेंगे मीटर्स में, तो हमारा जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 100, वो आ जाएगा हमारा 0.65 मीटर्स। तो हमारी हाइट कितनी आ गई 0.65 मीटर्स। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या डिटरमिन करना है, एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। उसमें हमारे कितने फेसेस आ जाएंगे, 4 फेसेस आ जाएंगे। बचा क्या, बची आपकी बेस और टॉप। टॉप हमें कंसिडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्यूबाइड है वो ओपन है, ठीक। तो हमें क्या कंसिडर करना है, बेस कंसिडर करनी है। तो आप प्लस करोगे, बेस क्या है, बेस एक रेक्टेंगल है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। ट्वाइस हाइट कितनी है 0.65, लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25 प्लस लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25। इससे जब आप सॉल्व करोगे वो आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.65 होता है 1.30, 1.5 प्लस 1.25 होगा 2.75 प्लस 1.875। फर्दर इसे सॉल्व करोगे आप, वो आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875, वो आ जाएगा आपका 5.45 मीटर स्क्वायर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक क्यूबाइड गिवन था जिसका टॉप खुला है, तो मतलब टॉप का एरिया हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें क्या अब निकालना है, हमें पूरे शीट का एरिया निकालना है जिससे हम वो क्यूबाइड बना सकते हैं। तो टॉप तो हमें बनाना ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसमें हमारे कितने फेसेस कवर हो जाएगी, 4 फेसेस कवर हो जाएगी। क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो एरिया होता है किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जिसमें हम टॉप और बेस को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर हम क्यूबाइड की बात करेंगे, क्यूबाइड की 6 फेसेस होते हैं, तो अगर हम टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करेंगे तो कितने फेसेस बचे, 4 फेसेस, उन्हें ये शीट कवर करेगा। प्लस हमें बेस भी चाहिए, टॉप तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि क्यूबाइड हमारा खुला है,
बेस हमें चाहिए। बेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे? बेस किसकी बनी है? क्यूबाइड रेक्टेंगल्स का बना होता है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो आप इसमें प्लस करो, आपके पास एरिया ऑफ शीट आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, हमारे पास दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, हमारे पास गिवन है कितना है? 20। 1 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट हमारे पास गिवन है 20। अब अगर हमें निकालना है 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.45 से, तो वो हमारा आ जाएगा ₹109। आपको ये याद होना चाहिए कि कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगी तो आप डायरेक्ट ऐसे ही इसमें पुट करो। हमें कॉस्ट निकालनी है, एरिया हमारे पास गिवन है जो हमने अभी अभी निकाला 5.45, रेट आपके पास गिवन होगी ₹20। 5.45 इंटू 20 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter। एक रेक्टेंगुलर हॉल हमारे पास है और जो उसका फ्लोर है उसका पेरीमीटर क्या है? 250 meters। if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the hall। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है पेरीमीटर एक हॉल का। हॉल किसकी शेप में? रेक्टेंगल की शेप में। उस हॉल का पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, ठीक। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है हाइट ऑफ हॉल। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर्स और हमारे पास क्या गिवन है? अगर हमें पेंट करना होगा 4 वॉल्स को, इस हॉल की 4 वॉल्स को अगर हमें पेंट करना होगा तो 1 मीटर स्क्वायर की रेट ₹10 है और जो 4 वॉल्स की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 15,000। तो हमें क्या निकालनी है? हमें हाइट निकालनी है हॉल की। कैसे करेंगे हम? पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर्स गिवन है। पेरीमीटर की फॉर्मूला आप लोगों को पता होगी, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250 मीटर्स। कॉस्ट मैंने आपको कहा कॉस्ट किसके बराबर होता है? एरिया इंटू रेट। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा हमारा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। कॉस्ट हमारे पास गिवन है 15,000, रेट हमारे पास गिवन है 10, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल कैसे निकलेगा हमारा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कर्व सरफेस एरिया होगा बराबर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पर ट्वाइस पेरीमीटर जो हमारे पास है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है? ये 250। यहाँ पर भी हम वैल्यू यहाँ पर तो नहीं निकलेगी, लेंथ प्लस ब्रेथ ही आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल उसकी फॉर्मूला होती है ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। और हमारे पास गिवन है कि जो एरिया होगा 4 वॉल्स का दैट इज इक्वल टू 1500। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन था पेरीमीटर में ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह हम पुट करेंगे 250 इंटू एच आ जाएगा।
इज इक्वल टू 1500, तो h हमारा 6 मीटर्स आ जाएगा। हमें हाइट निकालनी थी, हमारी हाइट आ गई 6 मीटर्स। हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास पेरीमीटर गिवन था हॉल का। पेरीमीटर जो होता है, हमारे पास हॉल के फ्लोर का पेरीमीटर गिवन था। आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमारे पास वो गिवन था इक्वल टू 250 मीटर्स। कॉस्ट हमारा इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट, तो यहाँ से हम अपना एरिया निकाल सकते हैं कॉस्ट बाय रेट, तो हमारा एरिया आ गया। फिर कर्व सरफेस एरिया जो हॉल का है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, और हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला 1500 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को हमने इक्वेट करा, कर्व सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास हाइट आ गई 6 मीटर्स। क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होमवर्क है, वो आप कर लेना।